बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आने के चेयरमैन तहरीके इंसाफ पर सवालात उठा दिए हैं। पूछा कि जिसने $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिससे 290 साल कैद हुई, उस मनी लॉन्ड्रर और सजा याफ्ता शख्स का दोस्त कैसे सादिक और अमीन हो सकता है? शहजाद अकबर मुजरिम नहीं थे तो क्यों फरार हुए? अब इमरान खान के फरार का वक्त है। क्या एक शख्स जिसको अमरीकी अदालत में 290 साल की सजा का अंदिया दिया जा रहा हो, और अगर कोई शख्स उसका गारंटर हो, यानी जब वो पकड़ा जाए, उसको पुलिस पकड़ ले, तो वो कहे कि सदर पाकिस्तान को फोन करें और या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को टेलीफोन करें, तो अगर कोई शख्स ऐसे शख्स का गारंटर हो तो क्या वो सादिक और अमीन है? और $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले के शरीक जुर्म काबीना से कागज साइन करवाया, फिर भी सादिक और अमीन। द की मैन क्लार्क की किताब है, इसमें लिखा है EMLN को किसी तरीके से खरीद लिया जाए, मैं 20 मिलियन डॉलर खर्चने के लिए तैयार हूं। दर बदर हो गया, कोई 20 मिलियन लेने वाला उसको नहीं मिला 2013 और 18 के दरमियान में, और $2 मिलियन में हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम को खरीद लिया गया 2018 और 19 में अखबार की फ्रंट पेज पे ये आ गया कि आरिफ नकवी का प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे तमाम काम कर दिए जाएंगे। हमें कहते हैं कि जरिया मुआश नहीं। अगर ये जरिया मुआश नहीं तो फिर क्या है जरिया मुआश? शहजाद अकबर साहब फरार हो गए, अगर ये सब मुजरिम नहीं थे तो फरार क्यों हो रहा है? तो लगता है ऐसा है भाई कि अब फरार का वक्त आ गया है, कोई पकड़ धकड़ का वक्त आ गया है। ये पकड़ धकड़ लगता है ऐसे है कि शायद पाकिस्तान में ना हो। आरिफ नकवी के दिफा में की गई वजाहत इमरान खान के गले की हड्डी बन गई। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। फॉरेन फंडिंग पर सजा दो का मुतालबा भी ट्रेंड करने लगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने ऐसे शख्स से फंड्स के नाम पर हिस्सा लिया जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बायस दुनिया में मतलूब है। ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान इस बयान के बाद एक्सपोज हो चुके। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI चेयरमैन पर तनकीद। कहा इमरान खान ने ऐसे शख्स से फंड्स के नाम पर हिस्सा लिया जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बायस दुनिया में मतलूब है। वो कह रहा है कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है तो इसमें क्या हर्ज है? यानी एक ऐसा इंसान जो मनी लॉन्ड्रिंग में और इलीगल जराए से पैसा बनाने में, करप्शन में पूरी दुनिया में मतलूब है, और खुद जो है ये उनसे हिस्सा वसूल करता है फंड्स के नाम के ऊपर। उसी से जो है वो इसकी PTI की वो मुहिम चलती है। तो ये बंदा जो है ये एक्सपोज हो चुका है। इमरान खान के इस जुमले पर सोशल मीडिया पर खूब तनकीद हो रही है। इमरान खान का ये जुमला ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। फॉरेन फंडिंग पर सजा दो भी टॉप ट्रेंड्स में है। एक सारिफ ने लिखा चंद अरब की थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है। दूसरे ने कहा इमरान खान ने जुर्म किया, अब इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। सारिफीन सवाल पूछ रहे हैं इमरान खान के मनी लॉन्ड्रिंग के एतराफ़ के बाद इदारे कब नोटिस लेंगे, कब सजा दी जाएगी? PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में कोई नई बात नहीं है। समझ नहीं आती हम पर इल्जामात क्या हैं और जवाब क्या दें। उनका कहना था कि आरिफ नकवी पाकिस्तानी हैं, पैसा कानूनी तौर पर भेजा गया। फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं है। हम मान रहे हैं कि ये $1.3 मिलियन जो हैं ये PTI को वोटन से ट्रांसफर हुए थे। हमने ये डिक्लेयर किए हुए हैं अकाउंट। इसमें अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हमने एलिगेशन क्या है और हमने जवाब क्या देना है। आरिफ नकवी पाकिस्तानी है, उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। एक मुलाकात हुई है परसों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके लोगों से, और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है PTI का फंडिंग केस। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है।
फॉरेन फंडिंग को लेकर लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 3-4 बरसों में जो लूटमार हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। मोहम्मद जुबैर ने इमरान खान को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो दयानतदार हैं तो बरतानवी अखबार पर केस कर दें। एहसन इकबाल बोले, दूसरों से मनी ट्रेल मांगने वाला अपनी मनी ट्रेल दे। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के बाद फॉरेन फंडिंग के मामले में पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पिछले 3-4 बरसों में जो लूटमार हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। खैरात के नाम पे लूटमार, चैरिटी के नाम पे लूटमार, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे लूटमार, और हम लोगों पे केस सुना दिए। वो मालम जब्बा किधर गया, वो बीआरटी किधर गया, वो बिलियन ट्री सुनामी किधर गया। लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा, हम अपनी तलाशी दे चुके, अब इमरान खान तलाशी दें। जब अपना हिसाब देना पड़ता है तो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं मैं नहीं हिसाब दूंगा। अब दिस इज द मोमेंट कि ही शुड कम क्लीन, और उसका एक तरीक़ेकार है कि यहाँ आप हिसाब किताब दें, दूसरा है कि आप फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस करें। और हमने तो डेली मेल को सूट भी फाइल किया। अब इमरान खान के पास मौका है। एहसन इकबाल ने लोगों से मनी ट्रेल मांगने वाले इमरान खान से अपनी मनी ट्रेल देने का मुतालबा किया। ये जो मिस्टर क्लीन बनता है, ये मिस्टर मनी लॉन्ड्रर है। फंडिंग को टेम्पर किया और गैर कानूनी जराए से फंड टेम्परिंग की, सियासी टेम्परिंग की। 2018 में इंतखाबी नताइज को टेम्पर किया। इमरान खान, हम तुम्हें हिटलर नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। इलेक्शन हारे तो इल्जामात, जीते तो भी मुसीबत। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत के इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की हुकूमती वक्त से मुलाकात पर तशवीश का इजहार किया गया। पीटीआई क़यादत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदादें लाई जाएंगी। पाकिस्तान में सियासत करने वाली 4 सियासी जमातों के अमेरिका में फंड्स इकट्ठा करने का इंकशाफ। किस पार्टी ने कितनी फंडिंग इकट्ठी की, समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर ले आया। जाहिद गिरशकोरी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सियासत, अमेरिका में चंदा। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट अमेरिका में फंड्स जमा करने वाली सियासी जमातों के रजिस्टर्ड फर्म्स की दस्तावेजात सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक 4 सियासी जमातों पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्टी फंड्स के लिए फर्म्स रजिस्टर करवाई। सबसे ज्यादा फर्म्स पीटीआई ने रजिस्टर्ड करवाई, जिनसे पीटीआई ने 2010 में 23 लाख से ज्यादा डॉलर्स इकट्ठे किए। 2014 में अमरीकी शहरी आफ्ताब शाह ने $75,000 पीटीआई को ट्रांसफर किए। इसी तरह फैसल इरशाद और सज्जाद बरकी नामी 2 अमरीकी शहरियों ने 2015 में भी $75,000 जमा किए और 2017 में $117,000 की फंडिंग की। पीटीआई के अलावा एमकेएम ने भी फर्म बहैसियत एनपीओ रजिस्टर कराया, जिसका पता 90 दर्ज है। इबादुर रहमान और एजाज सिद्दीकी नामी अफराद ने अमेरिका से एमकेएम की फंडिंग की और मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स के लिए फंड इकट्ठा किए गए। पीटीआई और एमकेएम के अलावा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3 फर्म्स और पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी के नाम पर एक फर्म की भी तफसीलात सामने आई हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के मुताबिक फॉरेन फंडिंग पर सियासी जमातों के खिलाफ आइन में कार्रवाई का इख्तियार मौजूद है। हमारे आइन के आर्टिकल 17 बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ऐसी पार्टी जो फॉरेन फंडिंग की बेस पर तश्कील दी जाए और ये साबित भी हो जाए कि इस पार्टी को फॉरेन फंडिंग मौसूल हो रही है, तो वो पार्टी खिलाफ एक कानून करार दी जा सकती है। कंवर दिलशाद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस का भी फैसला जल्द अज जल्द सुना देना चाहिए। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इमरान खान से पार्टी चेयरमैन का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। इल्जाम लगाया कि वो जानते थे कि पार्टी के लोग रियल एस्टेट में मुलव्वस हैं। मामला उठाया तो इमरान खान ने कहा, हाथ हल्का रखो। मुझे सब मालूमात थी
کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کرپشن کیا ہو رہی ہے, پارٹی کے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انوالوڈ ہیں, پارٹی کے لوگ جو ہیں یہ پیسہ جو ہے غیر قانونی طور ذرائع سے آ رہا ہے. عمران مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ اکبر ابھی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ, لیٹ دا پارٹی گرو. 2011 میں ایک وقت آیا جو بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آیا, اور یہ پھر میری بحث عمران سے بڑھ گئی, اختلافات بہت بڑھ گئے, اور پھر میری ای میل ایکسچینج ہوئی. پھر اس کا میں نے ان کو ایک خط لکھا 7 صفحوں کا, وہ پھر عدالت کا ریکارڈ کا حصہ ہے. اس میں میں نے لکھا کہ آپ کے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, پارٹی کی لیڈرشپ اس کو کیش چیک کے ذریعے لے رہی ہے, آپ نے کمپنیاں رجسٹر کی ہیں غیر قانونی طور پہ امریکہ وغیرہ میں, اور وہاں سے پیسہ آ رہا ہے, یہ غیر قانونی کام ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ خان صاحب خود بھی اس میں ان لوگوں کے شریک ہو گئے. دیکھیں نا یہ جو سٹوری آئی ہے فائنینشیل ٹائمز میں, یہ عمران کی سچائی کی عمارت کو نہیں گراتی. عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے پارٹی کی چیئرمین. وہ کس بنیاد پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے جو کچھ فیکٹس آئے ہیں فائنینشیل ٹائمز میں. 4 امپلائیز میرے پاس آئے, کہا کہ جی ہمارے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, اور ہم سے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کیش چیک سائن کر کے لے کے جاتی ہے. 11 اکاؤنٹس کو 15 مارچ کو ڈس اون کرتا ہے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہے, لکھ کے دیتا ہے کہ ان کو یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے, اسد کیسر, شاہ فرمان, عمران اسماعیل وغیرہ وغیرہ, یہ ٹاپ لیڈرشپ ہے. کہتے ہیں جی یہ ان لوگوں نے یہ اکاؤنٹس جو آپریٹ کیے یہ اپنی مرضی سے کھولیں, اپنی مرضی سے, اس میں جو پیسہ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اور ہمیں تو ان اکاؤنٹس کا پتہ ہی نہیں تھا. پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں نے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا. تحریک انصاف کے واسق قیوم بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے. عباس نقوی کی رپورٹ. پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی ایک اور فتح. اسپیکر کے بعد ڈپٹی اسپیکر کی نشست بھی اپنے نام کر لی. تحریک انصاف کے واسق قیوم بلا مقابلہ جیت گئے. اللہ کی مہربانی سے یہ ہمارے پاس ایک اور اعزاز ہے, یہ جیت پی ٹی آئی کی ہے, یہ جیت حق والوں کی ہے. اپوزیشن نے علی حیدر گیلانی کو نامزد تو کیا مگر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے, جس پر سیکرٹری اسمبلی نے واسق قیوم کی کامیابی کا اعلان کیا. نون لیگ نے موقف اپنایا. اسپیکر کے الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے باعث انتخاب کا بائیکاٹ کیا. ہم انڈر پروٹیسٹ اس قسم کا الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ معاملہ کورٹ میں سب جوڈس ہے, تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا ہم دیکھیں گے کہ اب ہمارے ساتھ کیا انصاف ہوتا ہے. پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت بولے اپوزیشن نے شکست دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی. اب مختلف جو ہے جسٹیفیکیشنز دی جائیں گی کہ انہوں نے کاغذات کیوں داخل کرائے, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ انہیں اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. واسق قیوم کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عباس نقوی, سمان لاہور. مسلم لیگ نون نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا. عطا تارڑ کہتے ہیں یہ فرا گوگی سمیت دیگر کو ریلیف دلوانے کے لیے حکومت میں آئے ہیں. ارشد علی کی رپورٹ. مسلم لیگ نون کی جانب سے سیف الملوک کھوکر نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب چیلنج کیا. درخواست میں سبطین خان سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کرنا خفیہ رائے شماری کی نفی ہے, لہٰذا انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پولنگ دوبارہ کروانے کا حکم دیا جائے. لیگی رہنما عطا تارڑ نے احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں بیٹھا ہوں, کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونے دوں گا. احتساب کا عمل جاری رہے گا. احتساب کا عمل ہے وہ جاری رہے گا, وہ رکنے نہیں پائے گا. اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے, اثر نو الیکشن کروایا جائے, اور بیلٹ پیپرز ایسے جاری کیے جائیں جن کے اوپر سیریل نمبر درج نہ ہو. لیگی رہنما رانا مشہود کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو سوشل میڈیا کا سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اور کرپشن کرتی ہے. کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی, سما, لاہور. کیا یہ ضروری ہے کہ عمران خان سے متعلق کیس ایک ہی بینچ سنے؟ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا سوال. بولے عمران خان جس دلدل میں دھکیل گئے اس سے 4 ماہ میں نکلا نہیں جا سکتا. عمران خان کے گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا. اداروں سے نہیں بلکہ اداروں میں موجود چند افراد سے شکایت ہے. اب جو ضمنی الیکشن آئیں گے ایک پارٹی کی طرح لڑیں گے انشاءاللہ. 4 سال میں ہمیں جس دلدل میں دھکیلا گیا تھا اس سے نکلنے کے لیے 4 مہینے کافی نہیں ہے. اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے. ان کے ساتھ وہ کام بھی مل کر رہے ہیں. ہاں افراد سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن ادارے سے ہم بات نہیں کر رہے. عدلیہ کے بھی ادارے سے کوئی شکایت نہیں, لیکن
क्या हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा और नुकसान हो वो 3 आदमी सुनेंगे? बताओ, कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पेशावर में सारे फैसले एक ही जज करेगा। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारे पास इसराइल से पैसा आया है, इंडिया से पैसा आया है, तुम्हारे यहाँ घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट देता रहा है, फिर भी तुम आजादी की बात करते हो। ताकतवर से ताकतवर कोई शख्स है किसी भी इदारे में, मैं आज उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि दिल के कानों से सुन लो कि हमने किसी ताकतवर के रौब को तस्लीम नहीं किया। उनको इक़्तिदार से उतारना ये काफी नहीं है, अभी इसके नामो निशान को और इनके कदमों के निशान को भी मिटाना है। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुसीबत ज़दगान को मुश्किल की घड़ी में तन्हा ना छोड़ने की यकीन दहानी कराई। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान की दाद रसी के लिए उनके पास जा पहुँचे। झलमगसी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शंबानी जिला झलमगसी में सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए रुके, उनकी मुश्किलात सुनी और उनके फौरी हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। आपके जो जिनका घर गिर गया, जिनके नुकसान हुआ, उनको पूरी इमदाद मिलेगी इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ ने मुसीबत ज़दगान को यकीन दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी और हुकूमत उन्हें किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। 3 अगस्त को मैंने फिर मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाई है, जो कि फसलें तबाह हुई हैं और जो दूसरे नुकसानात हुए हैं उसके लिए एक सर्वे किया जाएगा। वजीर आजम ने शंबानी गांव में मेडिकल कैंप के क़याम, मवेशियों के लिए वेटरनरी डॉक्टर भेजने, मजीद 2 कश्तियाँ और राशन फराहम करने का हुक्म दिया। महाराज के यहाँ पर फील्ड और कैंप लगाया जाएगा, अद्वियात फर्स्ट एड मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने वजीर आजम की हिदायत पर फौरी अमल करते हुए शंबानी और दीगर सैलाब ज़दा इलाकों में मतलूबा सहूलतें फराहम भी कर दी। बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही, मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 127 हो गई। PDMA के मुताबिक 13,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। क्वेटा से नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। जो घरों में पानी था आ गया, जो खाने पीने का चीज़ था वो भी ले गया, दुम्बे ले गया, इंसान सारा दरपदर हो गया। तूफानी बारिशों के तबाहकुन स्पेल ने बलूचिस्तान का नक्शा बदल डाला। बेशतर अजला में अब भी सैलाबी सूरत हाल, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, कई घर मलबे का ढेर बन गए। कच्छ डैम टूटने से कोयटा के मुतादिद इलाके जेरे आब आ गए। बेकाबू सैलाब नवाकली के रिहायशी फजल वाहिद के घर को भी बहा ले गया। लोग अपने मदद आप कर रहे हैं, अभी क्या करें, बस ये खुदा का जानिब से है, हम लोगों के तवस में कुछ चीज़ नहीं। पानी आ गया, बस हम लोगों का ये अपील है कि पानी उधर से पीछे से रास्ता देवे। लखपास के करीब डैम टूटने से कोयटा तफ्तान शाहराह पानी में डूब गई। रेले के बाइस कस्टम्स का वेयर हाउस जेरे आब आ गया। सैलाबी पानी में कीमती सामान बह गया, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों और सैलाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 127 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद जख्मी भी हुए। 13,000 से जायद मकानात मुनहदिम हुए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। आपको ये भी बताएं कि दरिया काबुल में 1,07,000 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रैला नौशहरा पहुंच गया है। काबुल का रैला अगले 72 घंटे में दरियाए सिंध से मिलकर ऊंचे दर्जे के सैलाब में तब्दील होने की वार्निंग जारी कर दी गई है। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फिकार अली महतो हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, बताइएगा कि इस सैलाब के पेश नज़र क्या हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, पहले तो ये है कि ये मौजूदा मानसून सीजन का दरिया काबुल में 1,07,000 क्यूसिक का सबसे बड़ा रेला है, जो तरबेला से छोड़े जाने वाले 2,59,600 क्यूसिक के साथ मिलके कालाबाग बिराज पे ये 3,67,000 क्यूसिक बनेगा। लेकिन असल मसला ये है कि चनाब और जेहलम का जो पानी है वो 95,000 क्यूसिक पन्नट के मुकाम पे दरिया सिंध में मिलेगा। तो ये 4,62,000 क्यूसिक तक का बड़ा रेला सिंध के बिराजों को सखर और गुड्डू को हेड करेगा और फिर उसको कोटी तक ले जाएगा।
इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है, या पेशबंदी ये की जा सकती है कि सिंध के कच्चे के जो इलाके हैं वो शदीद खतरे में है, और उनके ऊपर अगर हाई फ्लड की वार्निंग जो जारी की गई है, अगर वो हो जाता है तो फिर वो बहुत सारे लोग मुतासर होंगे, आबादियां भी उसमें जो है वो मुतासर होंगी। इससे एक और अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि काबल का जो पानी है वो तकरीबन 1.6 मिलियन एकड़ फीट 16 लाख एकड़ फीट पानी जो है वो मौजूदा सीजन में समंदर की नजर किया गया है, और 80% ये पानी वो है जो दरिया काबल से मिला है। अगर कालाबाग डैम या पाकिस्तान डैम दरमियान में होता। तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया जुल्फिकार अली महतो। देरा गाजी खान में भी सैलाबी रैला तबाही मचा रहा है। 8 अफराद दुखमाए अजल बन गए हैं, जबकि मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। राजनपुर में पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया। डेरा गाजी खान में मानसून की बारिशों और बरसाती नदी नालों ने तबाही मचा दी। 8 कीमती जानें चली गईं। वाह जो हुई हैं सिर्फ डीजी खान के अंदर हुई हैं, 8 हुई हैं, और उनके लिए भी कंपनसेशन पैकेज हमने शुरू कर दिया है। उनके घरों के अंदर, उनकी बस्तियों के अंदर जहाँ जहाँ पे पानी उतर रहा है वहाँ पे हमने खैमे पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। दर्जनों देहात और सैकड़ों बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। घर मलबे का ढेर बन गए। सारा माल लौट गए, सारे मकान ढह गए, सारी बच्ची के शकानी ऐसा तो चटते बैठे थे। सासा किडे बनूं। जिंदगी भर की जमा पूंजी और मालो मवेशी सैलाब में बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। राजनपुर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन के लिए पाक फौज ने रिलीफ और मेडिकल कैंप बना दिए। सैलाब में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब ज़दगान का मुतालबा है कि हुकूमत मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर लोगों की बहाली के कामों में मदद फराहम करे। इसी के साथ ये भी बताएं कि मानसून की बारिशों के बाद दरियाए सिंध में नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला बढ़ गया है। सक्खर बैराज से मजीद 7 लाशें मिली हैं। साहिल जोगी की रिपोर्ट। बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। सक्खर बैराज से नामालूम लाशें मिलना मामूल बन गया। पानी की सतह में इजाफा हुआ तो नामालूम लाशें तैरकर बैराज के दरवाजों में फंसने लगी। ये लाशें किसकी हैं, कहां से आ रही हैं, कोई नहीं जानता, कुछ खबर नहीं। एसएसपी सक्खर कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से लाशों की शनाख्त कर रहे हैं। कहाँ से आई, किस ज़िले से आई, अब ये भी उसकी आइडेंटिफिकेशन, गुमशुदगी के जो इतलायाबी होती है वो हम करवाते हैं, और फिर इनको हम लिखते हैं बाकायदा कि इसके डीएनए को प्रिजर्व किया जाए ताकि उसमें बाद में जो कानूनी अगर कार्रवाई हो उसके हवाले से हमें हेल्प मिल सके। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सक्खर बैराज से 23 लाशें बरामद हो चुकी हैं। मिलने वाली लाशों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। मुसलसल लाशें मिलने के सबब शहर में खौफ व हरास की फजा छा गई है। एक हरास पैदा हो गया है, शहरी खौफज़दा हो गए हैं कि कैसे लाशें आ रही हैं। हर किसी के मुंह में यही बात है। हमारी आला इदारों से अपील है कि एक स्पेशली टीम तैयार की जाए जो ये लाशों निकालने का काम करे। दरियाए सिंध में तैरती ये लाशें इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं, और इन लाशों को निकालने तक के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई रेस्क्यू टीमें तश्कील नहीं दी गई। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। कराची में पिकनिक मनाने के लिए गए 2 नौजवान हॉक्स पे पर डूब गए। हॉक्स पे पर डूबने वाले 15 से 16 साल नौजवान मोहसिन और मामून नॉर्थ कराची के रिहायशी हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से दोनों नौजवानों की तलाश शुरू कर दी गई। और तेज़ी से बदलते मौसमी हालात के बायस पाकिस्तान में नकल मकानी में इजाफा हो रहा है। आलमी जरीदे और मकामी साइंसदानों ने देहात वीरान और शहरों में आबादी का दबाव मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। आलमी हिद्दत में इजाफे से पाकिस्तान में कुदरती माहौल और रहन सहन बुरी तरह मुतासिर होने लगा। कभी बेवक्त की बारिशें और सैलाब तो कभी खुश्क साली। आलमी और मुकामी साइंसदानों की मुजफ्फरगढ़ और थरपारकर से तेज रफ्तार नकल मकानी की निशानदेही। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के देही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। सैलाब और खुश्क साली से गलाबानी और ज़राअत नुकसानात की जद में। लोगों में आगही का फुकदान, जबकि खतरात की पेशगी इतलात देने वाला खातिर ख्वाह निज़ाम भी मौजूद नहीं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 12 से 13% पाकिस्तानी अंदरून मुल्क नकल मकानी करते हैं। रिपोर्ट में देहात सिमटने की खौफनाक घंटी भी बजा दी गई। नेचर, क्लाइमेट चेंज और मुकामी मुहक्किकीन ने सिफारिश की है कि माहौलियाती
मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुकामी इदारों और अवाम की तरबियत यकीनी बनाई जाए। ऐसा ना किया तो देहात से शहरों की तरफ उमड़ने वाले सैलाब को रोकना मुमकिन नहीं होगा। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। लियारी में जमात इस्लामी की जानिब से SSP लियारी सिटी और दीगर की बरतरफी के लिए धरना 6 घंटे से जारी है। बात करते हैं सलमान अहमद से। सलमान, बताएं क्या मुतालिबात हैं इनके और रहनुमाओं का क्या कहना है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SSP सिटी लियारी के दफ्तर के बाहर, जहाँ पर जो जमात इस्लामी का धरना है उसको तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ख़वातीन भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा और MP अब्दुल रशीद साहब। उनसे हम जानते हैं कि मज़ीद अब आगे का क्या लाएमल है आपका? MLO होने के बावजूद, ज़ख्मी होने के बावजूद, गवाहियाँ होने के बावजूद यहाँ का चाकीवाड़ा का SHO FIR काटने से इनकार कर रहा है और कह रहा है मुझे SSP ऑफिस से ये हिदायत है कि किसी किस्म की ना दरख्वास्त ली जाए ना FIR काटी जाए। हाफिज नईमुर रहमान साहब से मुशावरत हुई है और अगर इन्होंने FIR नहीं काटी तो हम यहाँ से लेकर के और जुलूस आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से लियारी के। हम यहाँ से इंशाअल्लाह CM हाउस की तरफ मार्च करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से इनका दावा है कि जुलूस की शक्ल में कारकुनान की यहाँ पर आमद हो रही है और किसी भी वक्त यहाँ से जो है वो जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं मार्च करेंगे वज़ीर आला हाउस की जानिब। जी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया गया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 1 रोज के लिए हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौसम की खराबी के बायस इस्लामाबाद से लाहौर नहीं पहुँच सके, जबकि हमजा शहबाज कमर की तकलीफ के बायस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने दोनों की हाजिरी माफी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड और मुल्जिम मलक मकसूद मरहूम का नादरा से जारी करता डेथ सर्टिफिकेट भी अदालत में जमा करवाया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 सितंबर के रोज तलब कर लिया है और तमाम मुल्जिमान को आइंदा हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में नैब का गवाह बयान से फिर गया। अदालत में बयान दिया कि उसने शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ही नहीं लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। LNG रेफरेंस में नैब का गवाह अदालत में मुकर गया। साफ कह दिया कि तफ्तीशी अफसर के सामने शाहिद खाकान का कभी नाम तक नहीं लिया, मगर एहतसाब ब्यूरो के अफसर ने बयान में ऐसा लिख दिया। प्राइवेट कंपनी के CEO नासिर बशीर का बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। नैब ने नासिर बशीर को केस में गवाह बनाकर मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि LNG मंसूबे में बोली के अमल को शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर ने कंट्रोल करके मनपसंद कंपनी को नवाजा। इससे नासिर बशीर और दीगर बोली दहिंदगान की कंपनियां मुतासिर हुईं। नासिर बशीर ने अपने बयान में एतराफ़ किया कि LNG मंसूबे के वक्त उनकी कंपनी का कोई पोर्टफोलियो नहीं था। उन्होंने एक बड़ी कंपनी के साथ मिलकर बोली में शामिल होने की मंसूबा बंदी जरूर की थी, लेकिन नैब के सामने शाहिद खाकान का नाम लिया, न ही खुद नैब से राब्ता किया। नैब तफ्तीशी ने उन्हें नोटिस भेजकर बुलाया था। दूसरी जानिब नैब ज़राए का कहना है बयान में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। अदालत में जुबानी बयान कलमबंद करवाते हुए गवाह के बयान में मामूली कमी बेशी हो जाना मामूल का मामला है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं कि PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 10 मुकदमात में इमरान खान की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। गद्दारी के मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत ना पहुंच सका। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और गद्दारी के मुकदमात में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तों पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में समाअत हुई। चेयरमैन PTI खुद भी अदालत में पेश हो गए। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौकल के खिलाफ एक ही नोयत के 15 मुकदमात दर्ज हैं। इस्तदा है कि इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए। जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, क्या आपको जमानत पर कोई एतराज है? क्या इस केस में कोई अदारा मुद्दई है? प्रोसिक्यूटर ने कोई जवाब न दिया। अदालत ने तोड़ फोड़ के 10 मुकदमात में इमरान खान की जमानत 5-5 हजार के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का रिकॉर्ड ही अदालत न पहुंच सका। अदालत ने इस मुकदमे में सितंबर के पहले हफ्ते तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए थाना कोसार पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। और साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के खिलाफ नैब की तहकीकात में नया मोड़ आ गया। तहकीकाती टीम तब्दील कर दी गई।
केस के अफसरान मोहसिन मजीद और अदील अहमद को भी तब्दील कर दिया गया। डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर का भी तबादला। फराह खान का केस उसी विंग में था। केस में अब तक 40 से ज्यादा अफराद को तलब किया जा चुका है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम ने एक बार फिर नाराज बलोचों को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा कि बैरूनी साजिशों का शिकार होने वाले अपनी आंखें खोलें और साजिश को समझें। हाथ जोड़कर नाराज बलोचों को वापस आने की दावत भी दी। नाराज बलोच भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप असले के जोर पर कोई मसला हल करना चाहेंगे तो भूल जाए, बातचीत के जरिए ही हर मसले का हल आप निकाल सकते हैं। कल जहीर नामी शख्स कितने सालों बाद वापस आ जाता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मैं ईरान की जेल में था, क्योंकि वो इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस का कोई वाकया सामने आ जाता है। जहीर तो वापस आ गया और वो जो ज़ियारत का ऑपरेशन था कि जिस बेदर्दी से कर्नल लईक को और उनके कज़न को शहीद किया जाता है, कितने शहीद हुए जो लोग आलाकार बने हुए हैं, बैरूनी साजिशों का शिकार हैं। वो इन साजिशों को समझें और बैरूनी साजिशों का आलाकार ना बने। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया गया? ताकि जो भी लोगों के दिलों में गलत फहमी है उसे दूर किया जाए। आज ये औरत आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर भाइयों को ये दावत देती हूँ कि खुदारा वापस आ जाएं अपने बलोचिस्तान के लिए और अपने बलोचिस्तान की गरीब आवाम के लिए। मिसिंग पर्सन्स का जो मसला है इसको बहुत जल्द हम हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में सफाई के नाकिस इंतजामात। अरकान असेंबली की शिकायत पर ज़िले इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए दोनों कैफेटेरिया सील कर दिए। उस्मान खान की रिपोर्ट। इक़्तिदार के ऊंचे ऐवान में अरकान पार्लियामेंट के लिए कैफेटेरिया कीड़ों मकोड़ों का मस्कन निकला। किचन का हाल किसी मामूली रेस्टोरेंट से भी बुरा, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। जिले इंतजामिया ने खाने में कॉकरोच की शिकायत पर छापा मारा तो अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस कैफेटेरिया की खराब हाली सामने आ गई। मुलाजमीन के कैफेटेरिया की हालत भी वैसी ही निकली। फूड डिपार्टमेंट ने अरकान पार्लियामेंट और मुलाजमीन के दोनों कैफेटेरिया को ताले लगाकर ताहुक्म सानी सील करने की तहरीर भी चस्पा कर दी। कैफेटेरिया में गंदगी और गैर मयारी खानों के बाइस अरकान पार्लियामेंट ने पहले ही वहाँ आना छोड़ दिया था। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान की, जो कहते हैं कि पीएल तर्ज की मजीद लीग्स होनी चाहिए। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और 10,000 से ज़ायद टेस्ट के रन्स और एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी अहमियत रखता है, यूनुस खान हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस भाई, केपीएल सीज़न आ रहा है, सेकंड एडिशन है, टीमों की एडिशन हो रही है और खिलाड़ियों को जो खिलाड़ी हमारे नेशनल टीम में जगह नहीं बना पा रहे उनको जगह मिल रही है, किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने खुद ही कह दिया सारा कुछ, यही एग्जैक्टली लीग्स इसलिए होनी चाहिए कि वो प्लेयर जो कि PSL जैसे इवेंट में उनको परफॉर्म करने को नहीं मिलता, उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलती, तो ऐसे लीग्स KPL की शक्ल में वहाँ मौजूद होने चाहिए और ताकि हमारे जो प्लेयर्स बच जाएं, ख़ास तौर पर यंगस्टर जो कि उनको उस स्टेज पे मौका नहीं मिल सके, तो उनके लिए ये स्टेज सेट हो। और आई होप कि इसी तरह ये लीग्स होंगी और भी ज़्यादा लीग्स को प्रमोट करें। अगर मैं फवाद आलम की बात करूँ, अजहर अली की बात करूँ, तो उनको सपोर्ट करने की बात है। और जहाँ तक अब्दुल्ला शफीक की बात है, तो उसको इसी तरह ये हंगरनेस का ये जो एक टेस्ट है वो होना चाहिए। बहुत अच्छा उनका स्टार्ट हुआ है। यही प्लेयर्स हैं और इन प्लेयर्स को ये समझना है, ये सोचना है कि इनके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है अपने मुल्क को सर्व करने के लिए, अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए। प्राइड ऑफ पाकिस्तान यूनुस खान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम प्लेयर्स को बैक करेंगे और खिलाड़ी इसी तरह खेलते रहेंगे तो मुस्बत नताइज भी आएंगे और पाकिस्तान फतवात भी हासिल करेगा। हुज़ैफा, शुक्रिया आपका। कहानी सुनाना एक फ़न है। दम तोड़ती इस रिवायत को जिंदा रखने के लिए अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल मैदान में आ गया। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट देखिए। हमारे ये प्रोग्राम का नाम है बच्चों की बैठक। कहानी सुनाना जहाँ एक फन, वहाँ बच्चों की तरबियत का एक अहम पहलू भी। नानी दादी की जुबानी सबक आमोज कहानी, माजी की एक शानदार रवायत। दम तोड़ती इस रवायत को दोबारा जिंदा करने के लिए लाहौर अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल कोशम का जो बादशाह था वो बहुत अच्छा था। नवीन रूमा ने बच्चों को कहानियाँ सुनाकर अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। सारा मुल्क, किसान जो जहाँ पे काम कर रहा होता है, सब सोच
नवीन रूमा कहती हैं कि बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए कहानी सुनाना बहुत अहम है। रात को सोने से पहले कहानी सुनाना हमारी रिवायत रही है, लेकिन कुछ अरसा यानी कुछ साल आप देखिए बिल्कुल तब्दीली आ गई। सोशल मीडिया ने बिल्कुल जिंदगियां बदल कर रख दी हैं। बच्चों ने भी कहानी सेशन का खूब मजा लिया और पूरी तवज्जो से कहानियाँ सुनी। जब मैं छोटी थी तो मेरे दादा वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे। स्टोरी से मैंने ये सबक सीखा कि गुरूर नहीं करना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, बड़ा मजा आया। बच्चों का कहना है कि अब वो अपने बड़ों से कहानियाँ जरूर सुनेंगे। कैमरामैन साद नवीद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।